अगर बात करें हम लोग सिलेबस की, ठीक है, इकोनॉमी का, तो आप देख सकते हैं जो आपके हाथ में हैंड आउट गया है उसको सब लोग प्लीज निकाल लीजिए। एंड देखिएगा जो पहला मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया का पॉवर्टी, सबसे पहले देखेंगे पॉवर्टी क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद पूरे भारत का पॉवर्टी स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे, एंड फिर बिहार का क्या पॉवर्टी स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। उसी में आप देखिएगा इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें भी वही करेंगे। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में दो तीन आपको नए नए टर्म जो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में आते, लाइक किस तरह से इन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये हम लोग जानेंगे। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, आप जानते होंगे बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो काफी कम है बाकी जगहों से, आपको पता ही है बात। मतलब बिहार में बेरोजगारी बहुत कम है, पर ऐसा लगता है क्या? नहीं। तो इसका कारण क्या है? मतलब एक अलग एंगल से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पे देखेंगे, जिससे पता चलेगा जो आपको जो डेटा बताया जाता है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद जब हम आएंगे सेकेंड मॉड्यूल डेमोग्राफी पे, तो सबसे पहले इसमें दो तीन थ्योरीज हम लोग देखेंगे जो कि है रॉबर्ट मालथूस का पॉपुलेशन थ्योरी। ठीक है, फिर वो पॉपुलेशन थ्योरी कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इसी में आएगा माइग्रेशन, तो माइग्रेशन में भी हम लोग थ्योरी देखेंगे स्टुअर्ट ली का। ठीक है, कि स्टुअर्ट ली माइग्रेशन को लेके क्या कहते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज देखेंगे माइग्रेशन में, जिससे क्या होगा कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा तो आप एक माइग्रेशन क्वेश्चन पे 5 अलग अलग एंगल से आंसर करिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको 22 मार्क्स उधर ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब अगला पेज पे आइएगा तो आएगा केयर इकोनॉमी। अभी तक ये एरिया बीपीएससी में, ठीक है, मतलब वो नहीं किया गया, अनडिसिफर्ड है, एक ग्रे एरिया है, अभी तक इस पे सवाल नहीं आया, बट न्यूज में बहुत था। एंड इसी से रिलेटेड जो ऑरेंज इकोनॉमी थी, हमने हाल ही में देखा प्रीलिम्स में पूछा गया अभी, तो हो सकता है मेंस में आपसे केयर इकोनॉमी पूछ दे। ठीक है, तो हम जानेंगे केयर इकोनॉमी क्या होता है। उसके बाद आएंगे हम लोग एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें हम लोग एग्रीकल्चर ओवरऑल देखेंगे, लाइक इंडियन एग्रीकल्चर क्या थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आखिर क्या कारण था कि इंडियन एग्रीकल्चर आपका इतना बैकवर्ड हो गया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसका क्या कहानी था, इरिगेशन आया उसका क्या कहानी था, एमएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमएसपी का कहानी क्या है, आगे एमएसपी की लड़ाई क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट से देखेंगे। ठीक है, कि हमें कोई भी मिस इंफॉर्मेशन नहीं मिले। उसके बाद आएंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट पे। ठीक है, अभी इसका कहाँ टक्कावी लोन्स आया था प्री ब्रिटिश टाइम पे, वहां से लेके अभी तक जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड तक का जो सफर है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अब। उसके बाद फिर आएंगे पोस्ट प्रोडक्शन फैक्टर्स पे, जिसमें ई नैम ये सब आ गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये सब। उसके बाद आएंगे सब्सिडीज, आखिर सब्सिडीज का क्या डिबेट है, कितने तरह की सब्सिडीज होती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या है, फर्टिलाइजर इनपुट पे क्या डिबेट चल रहा है, उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, इन्वेस्टमेंट करेगी सब्सिडी दे, ये सारा डिबेट आपका यहाँ पे सेटल हो जाएगा। उसके बाद आएंगे एलाइड पे, तो यहाँ पे डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर पे भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आएंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इसमें हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, जो भी नए नए एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, ठीक है, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर आएंगे पीडीएस एंड द फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है, हमने पहले क्रॉप उगाया फिर बेचा, अब वो जहां आपने क्रॉप्स को बेचा अब वो पब्लिक के पास कैसे पहुंचे, वो हम लोग देखेंगे पीडीएस में। ठीक है, फिर जब आप आगे आइएगा तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बीपीएससी का सबसे फेवरेट, अभी इस पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका पूरा कहानी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर आएंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। ठीक है, इसमें 1948 से लेके अभी तक का गवर्नमेंट का क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहा है वो हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 शामिल, एमएसएमई सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद आएंगे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड गवर्नमेंट स्कीम्स पे। ठीक है, जो आपकी रोडवेज हो गई, एयरवेज हो गई, उड़ान हो गया, ये सब हम लोग कवर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसी में हम लोग देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कितने तरह के मॉडल्स होते हैं, हैम आ गया, बीओटी आ गया, ये सब देखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल में। फिर आएंगे सर्विस सेक्टर में, इसमें टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल डिवाइड, आईटी सेक्टर, इसमें देखेंगे। एंड द लास्ट वन बिहार स्पेशल, बिहार का रीजनल डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग जिला क्यों इतने
ज्यादा आपको डेवलप है, बाकी जिला क्यों अनडेवलप है, ये सारा कुछ कवर करेंगे हम लोग इसमें। एंड इसका क्या क्या मतलब आगे का वे फॉरवर्ड होगा आप लोग सब कवर करिएगा, ठीक है। फिर द लास्ट वन इज ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, जीडीपी क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या होता है। इसमें एक टॉपिक और ऐड होगा, जीडीपी एंड इट्स रिसेंट कंट्रोवर्सी, ठीक है। अभी हमने देखा बेस ईयर इसका चेंज हो गया था, तो बेस ईयर चेंज होने से इंडिया का जो इकोनॉमी था, कोई बता सकता है वर्ल्ड में क्या नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया, पहले क्या पे था, 4th पे चला गया था। तो ये किस लिए हुआ था, बेस ईयर चेंज हुआ था इसलिए। तो इसका कितना कंट्रोवर्सी है, इसको कैसे वे फॉरवर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, ठीक है, पब्लिक का स्टांस क्या है, वर्ल्ड बैंक का स्टांस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फिर विकसित भारत हो गया, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, एवरग्रीन टॉपिक, ये भी इसी में कवर आएगा। फिर आएगा आपका इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें माइक्रो फाइनेंस क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ये सब हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरा टॉपिक देखिएगा तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हम कंप्लीट नहीं करवाएंगे, और या ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इकोनॉमी मेंस की बात करें सबसे पहले, तो ये जान लीजिए इकोनॉमी प्री एंड इकोनॉमी मेंस दोनों काफी अलग होते हैं, ठीक है। प्री में फैक्चुअल होता है इकोनॉमी, बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, एंड मेंस की बात करें तो यहाँ पूरा थ्योरेटिकल होता है, यहाँ थ्योरीज होते हैं, ठीक है। मेंस में आपको मेरे साथ यहाँ पे डिस्कशन करना होगा हर एक पॉइंट पे, तब जाके आप समझिएगा कि मेंस इकोनॉमी क्या होता है। अगर आप डिस्कशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं तो आप समझिए आप अपना आधा नंबर, 1 नंबर का जो एडवांटेज है एग्जामिनेशन में वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। तो क्लास में रिलैक्स होके बैठिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। कोई भी डाउट होगा हाथ उठाना एंड पूछ देना उधर, ठीक है। तो चलिए पहला मॉड्यूल पे आते हैं, मॉड्यूल नंबर 1। पोवर्टी, ये बताइए व्हाट इज पोवर्टी, विल टेल व्हाट इज पोवर्टी, आ जाइए। अ मैन, ओके, अविनाश जी ने बोला अ मैन हु कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड्स इज नोन एज पुअर या पोवर्टी, उसके कंडीशन को पोवर्टी कहेंगे, ठीक है। आप लोग सब सहमत हैं, सहमत हैं आप लोग, हाँ। अगर मैं कहूं एक किसान है, ठीक है, पैसा है उसके पास, बट उसके पास सीड्स नहीं है आगे का प्लांटेशन करने के लिए, तो क्या वो गरीब होगा, हाँ। कितने लोग बोल रहे हैं गरीब होगा, 1 2 स्टूडेंट बोले गरीब होगा, कितने लोग बोल रहे नहीं गरीब होगा, 1 2 3 4 5, कितने लोग यहाँ जनगणना में आए हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलेगा। और कोई गरीबी का डेफिनेशन बता सकता है, अरे बताइए, गलती करिएगा तभी सीखिएगा, बिना गलती के थोड़ी सीखिएगा, बताइए पीछे से। ओके, पीछे, ओके। तो एक यूएन का बॉडी है जिसको कहा जाएगा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका नाम सुने, हाँ। ये कहता है, कोई लिखिएगा नहीं, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। पोवर्टी इज अ ह्यूमन कंडीशन characterized by sustained or chronic deprivation of resources, capability, power, choices, security, necessary
to enjoy adequate standard of living and socio-cultural, political, economical rights. ओके, ये आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का एक डेफिनेशन है पॉवर्टी का। अब इसको हम पूरा ब्रेक करेंगे, एक एक वर्ड इसका हम लोग समझेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आप पूरा एक एक वर्ड का मीनिंग समझ गए तो समझिए आपका पॉवर्टी कंप्लीट हो गया। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मेंस में कि बताइए पॉवर्टी क्या हो गया, क्या होता है पॉवर्टी लाइन। अब आपको इस डेफिनेशन का यूज करना है हर जगह, ठीक है। अब आपसे कोई पॉवर्टी पूछे तो आप यही डेफिनेशन यूज करिएगा, चाहे वो एसए में हो आप कहीं पे भी लिख दीजिए, पॉलिट जीएस 2 में आए तो आप लिख सकते हैं, जीएस 1 में आए करंट अफेयर्स में तो आप लिख सकते हैं, कहीं पे भी। तो सबसे पहले कहता है इसमें कि पॉवर्टी इज अ ह्यूमन कंडीशन। इसका मीनिंग है कि एक पॉवर्टी एक ह्यूमन का कंडीशन है, नॉट अ इकोनॉमिक आपको कंडीशन, ठीक है। ह्यूमन कंडीशन मतलब एक ह्यूमन कैसी संस्थाओं में रह रहा है, मतलब वो अच्छा खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी उसके पास है या नहीं है, अच्छा मतलब समझिए पड़ोस उसके पास है कि नहीं, ड्रेनेज अच्छा पास है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको कहता है ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा तो जानवर भी एक कंडीशन में रह रहा है ना, अब उसको तो पॉवर्टी नहीं कर देंगे हम लोग। तो एक अच्छा मतलब इंसान को एक अच्छा डेवलपमेंट के लिए कैसा कंडीशन की आवश्यकता होती है उसको कहा जाएगा ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। तो व्हाट इज अ ह्यूमन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन्ड और क्रॉनिक डेप्रिवेशन। अब सस्टेन्ड एंड क्रॉनिक डेप्रिवेशन मतलब हुआ, मान लीजिए मेरे पास आज 100 रुपया, कल मेरे पास एक भी रुपया नहीं, परसों भी मेरे पास एक भी रुपया नहीं, तो क्या मैं गरीब हो जाऊंगा? नहीं होगा गरीब। तो सस्टेन्ड एंड क्रॉनिक डेप्रिवेशन का मतलब एक लॉन्ग टर्म फेनोमेनन, मतलब गरीबी एक लॉन्ग टर्म फेनोमेनन है। मतलब वो मूवी देखे ना, मैं गरीब, मेरा दादा गरीब, परदादा गरीब है, उसके ऊपर ऑल गरीब, देखे ना मूवी? कौन सी मूवी थी? हिंदी मीडियम ना? हाँ, तो हिंदी मीडियम था ना, उसी मूवी में था ये। तो उसी में भी ये पॉवर्टी का डेफिनेशन बता दिया गया, ठीक है। तो यही समझिए कि एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना, नहीं तो मान चलिएगा सब गरीब हो जाएंगे, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के 90% स्टूडेंट गरीब हो जाएंगे पॉवर्टी लाइन से देखा जाए तो। क्या? क्योंकि उनके पास आज पैसा नहीं है, कल नहीं है, 2 दिन तक भी नहीं है। अब मंथ एंड में देख लीजिएगा तो पूरा हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा। क्या मंथ एंड में 20 तारीख के बाद से कोई दे पूरा हिंदुस्तान गरीब हो जाएगा, पर वैसा पूरा हिंदुस्तान तो गरीब होता नहीं, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कैरेक्टराइज बाय सस्टेन्ड और क्रॉनिक डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज मतलब समझिए, लाइक ए स्मॉल फार्मर है, उसके पास इनकम है, बट उसके पास अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? वो रिसोर्स पुअर है, ठीक है। तो वही का मतलब हो गया रिसोर्सेज। आया समझ में? फिर आया कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज का जो कंसेप्ट था ये आपको दिया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। नाम सुने अमर्त्य सेन का? इनका एक लेक्चर पब्लिश होता है 1979 में जिसका नाम था इक्वालिटी और व्हाट, ठीक है। और 1985 में इनकी एक किताब रिलीज होती है जिसका नाम था कमोडिटी एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, तो 1979 में जो इनकी एक लेक्चर लॉन्च हुई इक्वालिटी और व्हाट, उससे इतने प्रभावित हो गए लोग कि इनको 1985 में कैपेबिलिटी पे एक फुल रिसर्च पेपर इनको पब्लिश करना पड़ गया जिसका नाम था कमोडिटी एंड कैपेबिलिटी। अब इनका कहने का मतलब था अगर कोई इंसान, अगर वो सक्षम ही नहीं अपना फुल पोटेंशियल अटेंड करने के लिए, फिर भी वो गरीब है, लाइक एक गरीब आदमी को ले लीजिए, ऊपर से वो दिव्यांग को ले लीजिए, ठीक है, उसके पास पैसा है, ठीक है, बट वो कैपेबिलिटी अप्रोच से गरीब हो जाएगा। क्यों गरीब हो जाएगा? क्यों ये अपना वो फुल पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड कर सकता, अचीव नहीं कर सकता है। कर सकता है कोई पुअर आदमी है, ऊपर से वो डिसेबल हो गया, हो सकता है ऐसा, या इलिटरेट आदमी मान लीजिए, एक अनपढ़ आदमी, ठीक है,
ऊपर से मान लीजिए उसके पास पैसा है 1 लाख रुपया मान लीजिए। अब क्या बताइए उस इलिटरेट आदमी के पास वो 1 लाख कितना दिन चलेगा, खर्च कर देगा। यही मान लीजिए आप लोग के पास 1 लाख रुपया आ जाएगा तो आप लोग सबसे पहले 50,000 का फिक्स डिपॉजिट कर दीजिएगा क्या, फिर 50,000 का जो बचेगा उसमें से कुछ और कैपिटल गुड्स खरीद लीजिएगा, फोन ये सब। अब फोन ये सब के बाद भी आप जो बचेगा उससे भी कुछ दूसरा चीज खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो एक लिटरेट और आपको एक जैसा रुपया मिला 1 लाख रुपया, बट दोनों का खर्च करने का तरीका अलग हो गया, हुआ ना अलग। तो इससे ये बताया जा सकता है कि जो गरीब आदमी है वो सिर्फ अपने पैसों से गरीब नहीं होता, वो क्या कर सकता है, क्या पोटेंशियल अचीव कर सकता है, ये उससे हो गया गरीब। उसी को कहा गया कैपेबिलिटी अप्रोच। तो जब भी आप एसए के पेपर में या इकोनॉमिक्स के पेपर में जब गरीबी पे कोई चीज आए तो आप कैपेबिलिटी जब अप्रोच लिखिएगा तो उसमें अमर्त्य सेन के ये 2 बुक्स का नाम लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आप सोर्स लिखते हो ना हिस्ट्री के आंसर में, लाइक ये बताइए कि हर्षवर्धन को पराजित करने वाला राजा कौन था नर्मदा की नदी पे, पुलकेशन टू। कैसे पता चलता है आपको ये, कौन सा इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है आपको। तो आप लिखते हैं ना हिस्ट्री के जब मेन आंसर राइटिंग में आइएगा, जब हम ऐसी चीजें लिखते हैं कि ही वाज डिफीटेड बाय दैट किंग, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं एहोल इंस्क्रिप्शन, तो इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है। अब जब आप मेंस लिखिएगा तो उसमें सोर्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोर्स क्या होता है कि आपका जो आंसर है उसमें अथॉरिटी लगा देता है, आया समझ में, अथॉरिटी लगा दिया कि हाँ इट इज अ वैलिड आंसर या वैलिड पॉइंट, आया समझ में। तो जब भी हम कैपेबिलिटी की बात करेंगे ये दोनों बुक का नाम लिख देंगे, ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे सोर्स, फिर लिखेंगे अमर्त्य सेन, बुक का नाम क्या था, लेक्चर का नाम इक्वालिटी और व्हाट, और कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज 1985, एक नंबर आपका एडिशनल जो बाकी किसी के कॉपी में नहीं होगा। आया समझ में, कैपेबिलिटीज मतलब क्या है कि एक आदमी अपना पोटेंशियल अचीव कितना कर पाएगा उसके हिसाब से हम लोग पुअर देखेंगे। अब आएगा पावर, व्हाट डू यू मीन बाय द लैक ऑफ पावर। अगर मैं किसी इंसान को बोल दूं कि आप वोट नहीं दे सकते, आप इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकते, ठीक है, तो उनको क्या करूं, मैं पावर से अलग कर दे रहा हूं ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि आप लोग में से कोई यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता, सिर्फ मैं खड़ा हूंगा मैं ही जीतूंगा, ठीक है। लाइक आप देखिएगा रशिया का एग्जाम्पल, कौन जीता है वहां पे, पुतिन आजीवन वहां के प्रेसिडेंट हो गए। तो वहां के लोगों के पास क्या है, द लैक ऑफ पावर। तो वहां के लोग किससे गरीब हो गए, पावरलेस पुअर हो गए वहां के लोग, आया समझे, जिनके पास पावर नहीं है वो भी गरीब है, आया समझ में, ये वो वाला पावर नहीं जिनके पास लाइट नहीं तो वो गरीब हो गए, वो नहीं है, ठीक है। फिर आया चॉइसेस। अब देखिए अब बाहर के शहरों में जाते होंगे, या किंग जोंग यूंग का नाम ले ले, नॉर्थ कोरिया, वहां सुनते होंगे दीवार का जो पेंट होता है वो भी किंग जोंग यूंग के चॉइस से होता है। मतलब वहां की आम जनता जो है अपना घर का दीवार का पेंट भी नहीं कर सकती है बिना वहां के प्रेसिडेंट के अप्रूवल के। तो वहां पे क्या हो गया, चॉइस है क्या लोग के पास, है चॉइस। फिर आपको अगर कपड़ा भी अपना खुद के पसंद का लेना है तो जाके वहां लेटर भेजना होगा कि हाँ इस पे साइन कर दीजिए, आपका जो दिया हुआ गाइडेंस है उसके अलावा मैं ये कपड़ा लेना चाहता हूँ। तो क्या आप वहां पे रह पाइएगा, तो वहां के लोग के पास इनकम तो है पर क्या वो अमीर हुए, नहीं, कैसे गरीब हो गए, चॉइस लेस पुअर। उनके पास अपना चॉइस नहीं है, कैसा पेंट कर सके, कैसा खाना खा सके, क्या पहन सके, क्या पढ़ सके, ऐसा कोई चॉइस तो नहीं है। तो ये चॉइसेस के पुअर हो गए। फिर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये तो सबसे अभी है, ये देखिए नौकरी तो आपके स्विगी एंड जोमेटो वाले भी कर रहे हैं, पैसा तो आ रहा है ना, अगर पैसा से अमीरी देखा जाता तो नौकरी तो वो भी कर रहे हैं, पैसा तो सबसे ज्यादा वही लोग कमा रहे हैं। क्या एक बार मैं ऑटो में एक बैठा, उसका आया था डेली का था उसका 3,000 रुपया इनकम, महीना का कितना हुआ 90,000। एंड बहुत के उतना पैसा वो मंथली नहीं कमा पाते जितना वो ऑटो वाला कमाता। तो अगर हमें पैसों से गरीब देखना पड़ जाता तो गरीब कौन हो जाता वहां पे, जो ऑटो में बैठा हुआ है वो गरीब है, जो ऑटो चला रहा है वो अमीर, क्या यही हो जाता ना। बट उसके पास क्या है, सिक्योरिटी नहीं है, समझे, मतलब उसके पास ये सिक्योरिटी नहीं है कि अगर मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके आने वाले जीवन का क्या, उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है,
उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। लाइक कोविड आ गया तो क्या हुआ, ऑटो का गायब, रोड पे ना ऑटो चलेगा ना लोग चलेंगे, तो अब उसका मंथली महीना कहाँ गया, कोई सिक्योरिटी है उसको, नहीं। बट यही जो फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं, भले ही उनका इनकम आ रहा है 40,000 रुपया, बट कोविड के टाइम छुट्टी होगी तो पेड लीव मिलता है ना। हाँ, कि आपको इतना महीना का पेड लीव मिलेगा, आपको इतना महीना का ये लीव मिलेगा, आपको इतना में पैटर्निटी लीव मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगा, मिलता है ना। तो वहां पे क्या आ गया, उसको सिक्योरिटी, जिसको क्या है, जॉब सिक्योरिटी। तो जिनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है वो क्या हो गए, सिक्योरिटी पुअर हो गए। आए समझ में। अब ये सब चीज हमें क्यों चाहिए, क्योंकि इसके जरिए हम इंजॉय करते हैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन कंडीशन है तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करेंगे, मतलब अच्छे वो इन्वायरमेंट में रहेंगे, अच्छा हवा लेंगे, क्या, तो ये कहा जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद सोशियो कल्चर पॉलिटिकल एजुकेशनल राइट, मतलब जहां पे हम अपना पैसा चाहे वहां खर्च कर सकते हैं, जिसको वोट देना चाहे उसको वोट दे सकते हैं। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ, मुझे जो कपड़ा पहनना है मैं वो पहनूंगा। ठीक है, अगर ये सब चीज हमारे पास नहीं है देन सॉरी आई एम द पुअर। आया समझ में। तो ये है आपका टोटल पॉवर्टी का कंसेप्ट। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए पॉवर्टी क्या एक इकोनॉमिक टर्म है, तो क्या बोलिएगा, नो, इट नॉट इकोनॉमिक टर्म। अगर पॉवर्टी पे क्वेश्चन आया तो कभी आप लिखिएगा deprivation of the basic needs is known as the poverty, नहीं। अब ये है आपका पॉवर्टी का पूरा डेफिनेशन। आया समझ में, लिखा इसको, चलिए लिखिए अकॉर्डिंग टू यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, poverty, sorry, human right council, poverty can be defined as, poverty can be defined as hu- human condition characterized by sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, choices, security, and power necessary for the enjoyment, necessary for the enjoyment of an adequate standard of living and other civil, cultural, social, economical rights, economical rights। हो गया। इसी में लिख लीजिए कैपेबिलिटीज का, अमर्त्य सेन का 2 किताब लिख लीजिए, अमर्त्य सेन कैपेबिलिटीज, अमर्त्य सेन कैपेबिलिटीज थ्योरी, अमर्त्य सेन कैपेबिलिटीज थ्योरी। पहला लेक्चर का नाम है 1979 में इक्वलिटी और व्हाट, एंड 1985 में जो उनका किताब था कमोडिटी एंड कैपेबिलिटीज। तो जब जब कैपेबिलिटीज की हम लोग बात करेंगे ये 2 किताब उनका लिखेंगे, एक लेक्चर एंड एक किताब विथ प्रॉपर डेट सोर्स में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पहला इक्वलिटी और व्हाट इन 1979 and the next one is in 1985 commodity and capability, commodity and capability।
हो गया? एनी डाउट? डेफिनेशन में कोई डाउट? पक्का? पीछे लिख ही रहे हैं अभी तक? हो गया? चलिए, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अब समझिए इसको। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में दो व्यू हम लोग को पढ़ना है, एक ट्रेडिशनल व्यू, एक मॉडर्न व्यू। तो ट्रेडिशनल व्यू में कहा जाता था पॉवर्टी दो तरीके का, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक रिलेटिव पॉवर्टी। और जो मॉडर्न व्यू है, जो अभी का टाइम है 21st सेंचुरी का, इसमें कहा जाता है पॉवर्टी दो तरह की होती है, एक यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी एंड एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये चार व्यू आपको पढ़ने हैं। अगर पूछा जाए पॉवर्टी के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप बोलेगा दे आर द फोर टाइप्स ऑफ द पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू, दे आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, which is the absolute poverty and the relative poverty, and according to the modern view there are two types of poverty, one is unidimensional and one is multi-dimensional। आया समझ में? तो ये चार्ट आप लोग बना लिए, बना लीजिए इस चार्ट को। आपका हो गया? हो गया? हो गया सबका? चलिए, अब पहला देखते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। जो सबने कहा था, एब्सेंस ऑफ द बेसिक नीड्स, ठीक है, उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब पूर्ण रूप से गरीब। ठीक है, जिसके पास एक बेसिक मिनिमम नीड्स नहीं है इन द इकोनॉमिक वैल्यू, उसको कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है, एंड उस कंसेप्ट को कहा जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड बात की जाए रिलेटिव पॉवर्टी की, मतलब तो इसमें एक गरीब दूसरे आदमी से कितना ज्यादा गरीब है। लाइव एग्जांपल देता हूं। अंशुमन, आपके फोन में कितने मंथ का रिचार्ज है? हाँ, एक महीने का रिचार्ज है। आपके में है एक महीने, एक महीने से ज्यादा किसी में है रिचार्ज? कितने महीने? 3 महीने का रिचार्ज है। आपके में 1 महीने। तो ये जो सारे लोग हो गए, सचिन से, सचिन नाम है ना, सचिन से रिलेटिव पुअर हो गए। समझे? मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से कितना अमीर या गरीब है, उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव पॉवर्टी। एंड इसमें हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने ये नहीं पूछा कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, तो आप ये समझिए इसमें पैसा का कंसेप्ट नहीं आता है, इसमें कंसेप्ट आएगा इनइक्वालिटीज का। ठीक है, कि समाज में कितना इनइक्वालिटी है, कौन कितना ज्यादा अमीर है एंड कौन कितना ज्यादा गरीब है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज, एंड इसमें हम लोग पढ़ते हैं टोटल पॉवर्टी। आया समझ में? इसमें हम लोग पता करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी में इंडिया में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, इसमें पता करेंगे कि इंडिया में कितने परसेंट लोग
एक दूसरे के कंपैरिजन में पुअर है या दूसरे देश के कंपैरिजन में पुअर है। आप जो सुनते होंगे कि इंडिया में जो 90% वेल्थ है 10% लोग के ही पास है, तो वो कंसेप्ट आ गया आपका रिलेटिव पॉवर्टी का, रिलेट करना। आया समझ में? एंड इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ट्रेडिशनल व्यू हमने देखा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, मतलब इस पे हम लोग को क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि दोनों के बीच डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। तो इसको कुछ मेंस में हम आप लोग चूंकि पढ़ रहे हैं, तो मेंस का कुछ आंसर राइटिंग बेसिक आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन अगर किसी भी क्वेश्चन में आ गया, सबसे पहला काम है बीच में एक लाइन खींच देना है आपको, ठीक है, ऐसे। उसके बाद बचपन में आप कैसे डिफरेंशिएट करते थे? राम हैज एप्पल, श्याम हैज नो एप्पल। राम ईट मैंगो, श्याम डोंट ईट मैंगो। राम हैज बाइसाइकिल, श्याम डोंट हैव बाइसाइकिल। ऐसे करते थे ना। तो अब वैसे हम लोग को नहीं करना है। बहुत बच्चे अभी भी उसी तरीका से आते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसके बाद एक साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जो साइड वाला लाइन है इस पे हम लोग पैरामीटर्स लिखेंगे बाय द वे। तो ऐसे यहां लिखेंगे पैरामीटर्स, कोई लिखिएगा नहीं, मुझे बताने दीजिए। यहां लिखेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड यहां लिखेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। तो पहला पैरामीटर आ जाएगा डेफिनेशन का। तो अब एग्जामिनर को हम ऐसे बताएंगे ना कि डेफिनेशन में दोनों का क्या अलग है, क्या दोनों कैसे अलग है। फिर सेकेंड हम बताएंगे दोनों का पर्पस क्या है भाई, एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ने का एंड रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ने का क्या। फिर हम बताएंगे ठीक है मेजरमेंट इसका कैसे होता है। कि इसका मेजरमेंट से दोनों कैसे अलग अलग है। उसके बाद हम पता करेंगे इसका एडवांटेज क्या है एंड इसी तरह ये टेबल आगे जाता रहेगा। अब समझिए आप एग्जामिनर, आपसे आया डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, अगर आप इस पैटर्न पे लिखते हैं एग्जामिनर के लिए सबसे इजी हो जाएगा आपका आंसर चेक करना। उसको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन के थ्रू से दोनों अलग अलग का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी या रिलेटिव पॉवर्टी। फिर पता चलेगा अच्छा पर्पस दोनों का डिफरेंशिएट करके बताया गया, फिर पता चलेगा मेजरमेंट बताया गया, फिर एडवांटेज, फिर लिमिटेशन। आप बताइए इस पैरामीटर पे अगर लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा या डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिएगा तो नंबर मिलेगा, बताइए। ये वाला, तो अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको ये वाला पैरामीटर अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन से अगर इलो का डिफिनेशन डिफरेंशिएशन देखा जाए तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब होता है आपका, कोई लिखिएगा नहीं प्लीज, एब्सेंस ऑफ बेसिक नीड्स, इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? इट इज अ कंसेप्ट फ्रॉम द सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू वेयर वन पुअर is how relatively poor from other। तो हमने डेफिनेशन पे दोनों को डिफरेंशिएट किया। इसमें देखेंगे कि एक आदमी अपने बेसिक नीड से कितना एब्सेंट है कि वो पुअर कहला गया, एंड एक का कंसेप्ट है कि एक आदमी दूसरे से कितना गरीब है, लाइक हमने रिचार्ज वाला एग्जांपल लिया ना उस तरीका से। अब आता है ये पर्पस इसका क्या है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पर्पस ये होता है कि हम पता कर सके कि हमारे हिंदुस्तान में आखिर कितने लोग सही में इकोनॉमिकली गरीब है, ठीक है। तो इससे पर्पस क्या है, तो ये डिटरमाइन करता है किसी भी कंट्री में हाउ मेनी पुअर्स आर इन कंट्री, ठीक है। एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या डिटरमाइन करता है ये बताइए आप लोग। और इनइक्वालिटी, और ट्राई करिए ट्राई करिए, पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, थोड़ा सा क्लोज है, सही जा रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज है, बिल्कुल सही। और थोड़ा काफी नैरो नैरो बता रहे हैं आप। इनइक्वालिटीज बिल्कुल सही है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ
लिविंग, ये बताएगा रिलेटिव पॉवर्टी कि आपके देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, एक आदमी का कैसा है, दूसरे आदमी का कैसा है। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या बताता है, इनइक्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, मेजरमेंट की बात पे आते हैं। तो इसका मेजरमेंट आपका होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है पॉवर्टी लाइन से, दूसरा होता है हेड काउंट रेशियो से, एंड तीसरा होता है जिसको कहा जाएगा पॉवर्टी गैप। ठीक है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। एंड इसकी रिलेटिव पॉवर्टी की बात की जाए तो इसको नापा जाता है आपको लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट से। ठीक है, ये होता है। अब एडवांटेज की बात की जाए एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो इसकी एडवांटेज क्या है ये बताइए। हाँ, ओके, एडवांटेज आप लोग का मैं बताऊंगा, उससे पहले आप लोग को ये वाला चीज पढ़ना होगा, तभी आप इसका एडवांटेज एंड लिमिटेशन बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये पहला दूसरा तीसरा पॉइंट अच्छे से समझा आप लोग ने, पक्का? किसी को कोई डाउट है तो इधर ही पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं तो इसका राइटअप ले लें हम लोग। ठीक है, तो पहले एक ऐसा चार्ट बना लीजिए, उसके बाद हम लोग ये वाला जब समझेंगे तब एडवांटेज पे आएंगे। बोर्ड पर वाला मत लिखिएगा, बस चार्ट बनाइए, मैं लिख पाऊंगा, ये तो आपको समझाने के लिए। हाँ, ये सब भी मैं बताऊंगा, मतलब ये उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन पर्पस मेजरमेंट, बस मेजरमेंट तक ही उतारिएगा, बाकी दो मैं फिल करवाऊंगा आपसे। हो गया, चलिए आइए डेफिनेशन में लिखते हैं। रेफर्स टू, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आइए, रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर household income where household income is below a necessary level to maintain basic needs। हो गया, अब आइए रिलेटिव पॉवर्टी पे। डिफाइंड फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, that is living standards, living standards compared to compared to economic standard of population, economic standard of population living in surroundings, living in surroundings। अब आइए पर्पस पे, पर्पस पे आइए। assessing assessing the number of people living, the number of people living below the poverty line, below the poverty line, and and monetary changes over the time, over the time। ओके, अब रिलेटिव पॉवर्टी में आइए। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग
इनकम इनइक्वालिटी, ट्रेंड, कंपेयरिंग poverty levels, हाँ, ट्रेंड क्या, कंपेयरिंग poverty levels across region and evaluating evaluating the impact of economic growth. अब आइए मेजरमेंट में पहला पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पहला पॉवर्टी लाइन, दूसरा हेड काउंट रेशियो, एंड थर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। रिलेटिव पॉवर्टी में आइए, लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। ओके, अब देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो 3-4 टर्म हमने देखा है वो, ठीक है। कलर पीछे दिख रहा है बोर्ड का? आगे कलर दिख रहा है बोर्ड का? ओके, चलिए पीछे से अपना अपना नाम बताइए सब। ओके, उसके बगल वाले, नेक्स्ट, और बस 3 ही लोग बाकी? अच्छा, ऑलरेडी हो गया। आप? खुशी, और नेक्स्ट। चलिए, और बताइए रोशन, कल कितना खर्चा किया? किया ही नहीं, जीरो। आप बताइए रोशन, आप तो घर पे नहीं हो कि आप भी घर पे थे? अरे यार, बताइए कितना खर्चा हुआ कल? 100 रुपया के आसपास। तो चलिए, रोशन ने जीरो खर्चा किया इसलिए उसका नाम हटा देते हैं, ठीक है। अविनाश कर देता हूँ। कितना खर्चा किया अविनाश? 100 रुपीज। चलिए, विवेक आपका? 1000। चलिए, अरे एडमिशन फी नहीं बताना इधर का, एडमिशन वाला पैसा हटा के। अच्छा, चलिए, सचिन 300। चलिए, खुशी बताइए कितना? आप क्या क्या बना था? तो लाइब्रेरी का फी आप यहाँ पे थोड़ी बताइएगा, लाइब्रेरी का फी नहीं बताना। उस 60 रुपया, एक नया टर्म खोजा जाएगा इस टाइप के गरीबी के लिए। बताइए अंशु, 1000। आप क्या क्या बना था? मेहर आपका?
अब सैलून लोग का भी बिल इधर ही बता देंगे। वाह, मतलब सबसे गरीब मैं ही लग रहा हूँ क्लास में, जैसा बच्चों सबका है। अब देखिए, अब यहाँ पे सारे बच्चे आपके क्लास के, उनका डेली का खर्चा आ गया 100 रुपया, 1000 रुपया, 360, 1000, 2100। ठीक है। अब एक कंट्री में इतने सारे लोग रहते हैं, तो ये जितने लोग आ गए इनको कहा जाएगा पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए एक ब्रेड का प्राइस क्या है, 20 रुपया। और एक आदमी बताइए, एक टाइम के खाने में आदमी को कितना खर्चा लगता है? एक टाइम पे अगर आपको खाना खाना है मार्केट से, सबसे लोएस्ट बताइए। 1000 रुपया, 50-60। ठीक है। 50 रुपया में कहा मिलता है, मुझे भी बता दीजिएगा प्लीज। आई विल गो देयर। स्टेशन पे? नहीं, मालूम चलेगा 50 का खाना, 100 का दवाई। ठीक है। हाँ, 100। ठीक है। अब समझिए, एक टाइम के खाने के लिए आदमी को 50 रुपया की जरूरत होती है, तो 3 टाइम के खाने के लिए कितना होगा? 150 रुपया। ये दवाई उवाई महीना में आदमी कितने का खर्च कर देता है? 150 फॉर फूड। ये बताइए, मेडिकल एक्सपेंस की बात करें तो दवाई में आप लोग कितना खर्च करते हैं पूरे मंथ में? बुखार में, सर्दी में, जुकाम में 500 रुपया का दवा खा जाते हैं। कारपोल तो 10 रुपया का आता है, वो भी 10 आता है ना शायद उसमें। हाँ, सबसे गरीब मैं ही हूँ क्या क्लास में? चलिए, तो दवाई में मान लीजिए अगर पूरे मंथ का आपका हो गया 500, तो दिन का कितना हुआ? 20 रुपया के करीब मान लेते हैं। तो 20 रुपीज मेडिसिन के। पानी का खर्च बताइए, एक दिन में कितना लीटर पानी पीते हैं? हाँ, 3 लीटर पानी पीते हैं। ठीक है, और कोई उससे ज्यादा? 5 लीटर। मैं हाफ लीटर। सही बता रहा हूँ? ठीक है। तो 2 लीटर पानी की बात करें तो उसमें 40 रुपया लग जाएगा ना, वाटर। अब ये तीनों को जोड़िए, बताइए कितना आएगा? हाँ, 210। इसमें आपका फूड भी है, मेडिसिन भी है, वाटर भी है। तो अगर ये तीनों चीज आप अफोर्ड कर पा रहे हैं अपने जिंदगी में, तो कहा जाता है कि आप गरीब नहीं। ठीक है। तो हमने देखा कि आपको एक दिन सरवाइव करने के लिए कितना रुपया का जरूरत पड़ेगा? 210 रुपया। तो यही 210 रुपया का एक लाइन हमने खींच दिया इंडिया में, जिसको कहा गया पोवर्टी लाइन। ठीक है। इसी को कहा जाएगा पोवर्टी लाइन। मतलब जो आदमी 210 रुपया डेली खर्च कर रहा है, उसको कहेंगे हम लोग गरीब नहीं है, या एव पोवर्टी लाइन। और जो लोग इसके कम खर्च कर रहे हैं उनको कहा जाएगा पुअर या बेलो पोवर्टी लाइन, बीपीएल। नाम सुने ना बीपीएल का? तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ये रुपया पे भी है। ऐसा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कल परसों की क्लास में, तो हम लोग देखेंगे ये आपको कैलोरीज बेस भी हो सकती है, कि अगर आप इतना कैलोरी दिन भर में खा रहे हैं फिर भी आप गरीब नहीं होइएगा। आया समझ में? तो पॉवर्टी लाइन हम लोग कोई भी बेसिस पे रख सकते हैं, पर हमने अभी कौन सा बेसिस लिया है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कंजम्पशन करने के लिए आप कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना निकल के आया एक दिन का? 210 रुपया। तो ये बताइए 210 रुपया खर्चा है, तो ये जो विवेक जी आ गए, इनका स्टैंड कहां होगा? ऊपर में, क्योंकि इनका एक दिन का कितना खर्चा था? 1000। ये कहां पे आएंगी? सॉरी, सचिन कहां पे आएगा? ऊपर में। ओके। खुशी कहां है? ठीक है। नहीं, लैंग्वेज थोड़ा ठीक रखेंगे। ठीक है। ये आ गई पॉवर्टी लाइन के नीचे। अंशु कहां चली जाएंगी? ओके, मेहर आप चलेंगे सबसे ऊपर, 2100। अब देखिए, ये जो दो लोग बच गए इनको क्या कहा जाएगा? बीपीएल। इनको क्या कहा जाएगा? एपीएल। और इंडिया का सॉरी, ये एंड यही लोग जो गरीब हो गए, नंबर ऑफ पुअर, कितने नंबर ऑफ पुअर है?
दो लोग, तो ये जो क्वांटिटी में आ गया इनको कहा जाएगा हेड काउंट रेशियो, HCR। एंड इंडिया का HCR अभी है 5.25%। एंड ये पॉवर्टी लाइन है, ये है आपका $3 पर डे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। आया समझ में? हाँ, तो वही तो 3 लिखा हूं। 2.15 से 3 हो गया है, ठीक है। 2.15 था, अब वो $3 पर डे हो गया, घटेगा थोड़ी, अब बढ़ेगा ना। तो अब समझा आपने, पॉवर्टी लाइन अभी कितना डॉलर है? $3 है। तो $3 के हिसाब से जो लोग एक दिन का $3, इंडियन रुपी में कितना आएगा? लगभग ₹300, 270 टू 300। तो अगर एक इंसान भारत में ₹270 नहीं खर्च कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बीपीएल। एंड जो $3 पर पर्सन पर डे है वो क्या हो जाएगा आपका? पॉवर्टी लाइन। एंड इंडिया में कितने लोग जो गरीब है उनका नंबरिंग करें तो वो कितना हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? हेड काउंट रेशियो। कितना सर है नीचे, वही हेड काउंट रेशियो, हेड को काउंट करते हैं। एंड टुडेज हेड काउंट रेशियो क्या है अभी? 5.25%। मतलब भारत की 5.5% की जनता जो है $3 पर डे खर्च नहीं कर पा रही है। मतलब इंडिया में 5.5% लोग गरीब है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन विच इज $3 पर पर्सन पर डे। यही होता है पॉवर्टी लाइन, बेलो पॉवर्टी लाइन एंड हेड काउंट रेशियो। आया समझ में? एंड अब ये समझिए, इनको पॉवर्टी लाइन हमने क्या रखा है अभी? $210 रखा। एंड अविनाश जी एक दिन में कितना खर्च कर रहे हैं? 100 खर्च कर रहे हैं। तो अगर ये क्या करेंगे, इनके और पॉवर्टी लाइन में कितना का गैप आया? ₹110 का गैप है ना, इसी गैप को कहा जाएगा पॉवर्टी गैप। आया समझ में? जो मेरा खर्चा है एंड पॉवर्टी लाइन पे जो खर्चा दिखाया गया है उसके बीच का जो गैप है उसको कहा जाएगा पॉवर्टी गैप। एंड ये इसलिए जरूरी है पता करना हेड काउंट रेशियो। मान लीजिए मैंने अविनाश को एज अ गवर्नमेंट अगर ₹110 दे दिया डायरेक्टली, क्या ये गरीब रहेंगे? नहीं गरीब रहेंगे। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जो ये मेजरमेंट करते हैं, इससे सरकार क्या करती है? डायरेक्टली कैश ट्रांसफर करती है, जिसका एग्जांपल है पीएम किसान सम्मान निधि। आया समझ में? किस लिए वो ट्रांसफर करती है डायरेक्टली? कि वो क्या करे, डायरेक्टली ये गैप को फिल कर दे एंड वो गरीबी से ऊपर आ जाए। आया समझ में? पॉवर्टी गैप किसको कहा जाता है? तो ये जो लाइन एंड इसके खर्चा का जो गैप है इसी को कहा जाएगा पॉवर्टी गैप। ठीक है, तो ये फिगर बना लीजिए आप लोग। एंड एग्जाम में, एंड एक चीज और उसके बाद बना लीजिएगा, एग्जाम में कोई पॉइंट लिखना है इंडिया के बारे में, ठीक है, चाहे पॉवर्टी का चैप्टर हो या ना हो, इंडिया का गरीबी दिखाना, तो वहां पे जरूर लिखिएगा इंडियाज, ऐसे इंडियाज HCR, मतलब हेड काउंट रेशियो, फुल फॉर्म ही लिखना, इज 5.25%। और यहाँ पे एक साइड में एक फोटो बना देना है ऐसे, $3 पर डे, ऐसे ऐसे दो आदमी का। एंड यही लिख दीजिएगा HCR 5.25, एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ल्ड बैंक लाइन। और यहाँ पे फिगर बना के इंडियाज HCR। अब बताइए नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक पॉइंट पे आपका एक डायग्राम भी हो गया, एग्जामिनर को समझा भी दिया, डेटा भी हो गया। यही तो चाहिए मेंस में, जो लिखते हैं सब। हर पॉइंट के साथ एक डायग्राम हो तो ठीक है, नहीं हो तो एक थ्योरी लिखिए, एक हाइपोथेसिस लिखिए, बट इकोनॉमी में लिखना है। आया समझ में? फिगर बना लीजिए।
और ऐसा नहीं करिएगा कि जिस दिन नहीं जरूरत पड़ी उस दिन भी खर्चा कर दीजिएगा, बोलिएगा कि मैं गरीबी रेखा के ऊपर, मतलब बिन मतलब का खर्चा नहीं कर देना। ऐसा ही गए हम 300 रुपया कोई हो रहा है कि सर बताए थे 210 रुपया गरीबी लगे, वो वाला काम नहीं करना। हाँ, इंडिया में नीति आयोग करेगी ये काम। इंडिया में जितना भी पॉवर्टी का है ये वर्ल्ड बैंक का है। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट। क्या इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो, लाइक वर्ल्ड बैंक अपना हेड काउंट रेशियो बताएगी इंडिया का कि मेरे हिसाब से मेरा पॉवर्टी लाइन $3 पर डे, उसके हिसाब से इंडिया का पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी सॉरी हेड काउंट रेशियो 5.25% है। यही जब हम कमिटीज देखेंगे तो उनका पॉवर्टी लाइन दूसरा होगा, उसके अनुसार इंडिया का 21.9% था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बट उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम है, कल की क्लास में प्रोबेबली वो हम करेंगे, अभी तो ये बेसिक है। जो पॉवर्टी लाइन अपना बताएगा वही हेड काउंट रेशियो बताएगा कि मेरे हिसाब से पॉवर्टी लाइन ये होनी चाहिए, तो वो पॉवर्टी लाइन जैसे शिफ्ट होगा नीचे गरीब अमीर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, हाँ, हेड काउंट रेशियो एक ही है, बिल्कुल। हो गया, तो उसमें एडवांटेज में आप लिख लीजिए। एडवांटेज में बताइए इसका एडवांटेज क्या क्या है, खुद से बताइए। हाँ, गवर्नमेंट कैन फुलफिल द पॉवर्टी गैप डायरेक्टली बाय कैश ट्रांसफर। ठीक है, लिख लीजिए एडवांटेज में। गवर्नमेंट कैन फिल गैप of poverty line directly by the method of cash transfers, by the method of cash transfer। डीबीटी भी कह सकते हैं। हो गया। अब जब हम गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व पढ़ेंगे तब उसका हम लोग लिखेंगे, अभी आपने समझ लिया डायरेक्टली। चलिए, तो हमने ट्रेडिशनल व्यू को कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं मॉडर्न व्यू पे। उसी तरह इसको भी करेंगे, यूनी डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। जब डिफरेंशिएट करना है तो मैंने बताया, ठीक है, पहले पैरामीटर्स का लाइन हम लोग अलग करेंगे। तो पहला पैरामीटर क्या होगा, हमेशा डेफिनेशन का होगा। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, फोकस का होगा, या पर्पस जो कर लीजिए। एंड तीसरा क्या होगा, मेजरमेंट का होगा। एंड चौथा किसका होगा, एडवांटेज का होगा। एंड एडवांटेज आ गया तो उसका लिमिटेशन का आएगा। तो इसी तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको समझते हैं, यूनी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है। ये आपको 1987 में एक ब्रंटलेट रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उसके बाद एजेंडा 21 मीटिंग हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद से लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे। तब जब ये कंसेप्ट इवॉल्व कर रहा था तभी जाके आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। इसमें कहा गया, जो हमने पहला डेफिनेशन दिखा कि एक इंसान सिर्फ पैसे के कारण गरीब नहीं होता, हो सकता है वो रिसोर्सेस से पुअर हो, चॉइसेस से पुअर हो, ठीक है। यानी मतलब समझ लीजिए उसके पास कोई इरिगेशन की सीड नहीं, उससे वो पुअर है, ठीक है। उसको अपनी चॉइसेस के कोई चीज नहीं मिला, उससे पुअर है। क्वालिटी एजुकेशन उसको उतना पैसा खर्च करने के बावजूद नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो भी पुअर है।
लाइक आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपट लाल का कैरेक्टर जानते हैं, उसकी शादी नहीं होती, तो जिंदगी से पुअर है, ठीक है। तो ये पूरा एक कंसेप्ट है गरीबी का। तो उसी तरह यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी में हमने क्या देखा कि इंसान कैसे गरीब होता है, सिर्फ इकोनॉमिक इनकम से। अगर आपके पास इतना रुपया खर्च करने के लिए नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, पुअर। तो यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी हम कह सकते हैं एक सिंगल मेट्रिक है। सिंगल मेट्रिक मतलब कि एक सिंगुलर चीज से, सिंगुलर मेजरमेंट से हम किसी का गरीबी और अमीरी को डिसाइड करते हैं। वही अगर आ जाए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, तो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग क्वांटिटी से डिफाइन करेंगे कि कौन कितना गरीब है या नहीं। आया समझ में। या इसमें कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग मॉनिटरी वैल्यू नहीं मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करते हैं, आपको इन्वायरमेंट मेजर करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेजर करते हैं। आया समझ में। तो जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो कैसा फेनोमेनन है, कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, while the unidimensional poverty is your single metric phenomenon। आया समझ में। तो यहां पे क्या फिल कर देंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, ठीक है। उसका डेफिनेशन कंटिन्यू रखेंगे। अब आइए फोकस, यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी किस पे फोकस करता है बताइए। हाँ बिल्कुल, जिसको क्या कहा जाएगा, मॉनिटरी मेजर पे। एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपको किस पे फोकस करता है, हाँ मल्टीपल पैरामीटर्स लाइक हेल्थ एजुकेशन ये सब पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मल्टीपल पैरामीटर्स। अब आइए मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशनल पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे करेंगे, हाँ अब ये तो सीखा हमने, एक डिफाइंड पॉवर्टी लाइन से, जहां पे मॉनिटरी मेजर आ गया वहां पे हम लोग पॉवर्टी लाइन से ही डिफाइन करते हैं। आया समझ में। एंड वही आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, एमपीआई, एचडीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेटेड क्राइटेरिया रख देते हैं। लाइक एमपीआई में 3 डायमेंशन है आपके एंड 10 इंडिकेटर है। उस 10 इंडिकेटर में अगर आप 1/3, 1/3 इंडिकेटर में अगर आपका मिनिमम से ज्यादा स्कोर नहीं आया तो आप क्या हो जाएंगे, मल्टी डायमेंशनली पुअर हो जाएंगे। आया समझे। वही अगर पॉवर्टी लाइन की यहां बात करें तो एक सीमा से अगर आप उतना खर्च नहीं कर पा रहे तो क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। तो इसका मेजरमेंट किससे करेंगे, पॉवर्टी लाइन से। इसका किससे करेंगे, एमपीआई, एचडीआई और वेटेड इंडिकेटर से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी की। ये हम लोग पूरा अच्छे से करेंगे इसको, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, आया समझ में। यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है। नाम में ही है यूनी, यूनी मतलब एक, एक डायमेंशन से पुअर, एक मतलब मॉनिटरी मेजर से पुअर, मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग डायमेंशन से पुअर। आया समझ में। लाइक गवर्नमेंट का भी आप प्रोग्राम देखिएगा तो हमेशा मल्टी डायमेंशन की पॉवर्टी के लिए होता है। लाइक पहला क्या था, स्कूल, स्कूल बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सा स्कीम लाया था, सर्व शिक्षा अभियान लाया। उसके बाद मिड डे मील, और मिड डे मील इसमें नहीं आएगा, स्कूल का बताइए। बाइसाइकिल योजना था, ठीक है। उसके बाद आइए हेल्थ में, हेल्थ में गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम, मातृवंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिससे क्या होगा, कम से कम पैसा में भी आप क्या हो जाइएगा, स्वस्थ हो जाइएगा। ठीक है, एजुकेशन में हमने देख लिया, स्कूल में देख लिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखिए, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल का जल योजना, हर घर में क्या 55 लीटर शुद्ध पेयजल, मतलब आपको पीने का पानी आपको प्रोवाइड करवाना, आपको बेहतर रोड बना के देना। हुआ था ना। एसेट इसमें एक पैरामीटर एसेट का है कि आपके पास एसेट है, मूवेबल व्हीकल है कि नहीं, उसके लिए बाइसाइकिल गवर्नमेंट देती थी या सब्सिडी देती इलेक्ट्रिक, इस पे क्या कहते हैं, ई रिक्शा, ये सब पे। तो आप देखिएगा कि गवर्नमेंट का जितना भी प्रोग्राम आ रहा है वो एमपीआई से लिंक होके आ रहा है। एमपीआई में जो जो पैरामीटर्स दिए हुए गवर्नमेंट वही प्रोग्राम दे रही है। तो एग्जाम में भी जब आप प्रोग्राम्स लिखिएगा तो आपको भी एमपीआई से लिंक करके लिखना होगा। आया समझ में।
स्कूल के लिए 2 प्रोग्राम, एजुकेशन के लिए 2 प्रोग्राम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए 3 प्रोग्राम। अगर आप ऐसा लिख देते हैं आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। आया समझ में? और 30 नंबर के क्वेश्चन में 25 तक आप जा सकते हैं। आया समझ में? तो ये होता है यूनिडायमेंशनली पॉवर्टी एंड ये होता है मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी। आया समझ में? तो चलिए इसको हम लोग राइट अप लेते हैं। तो पहले वो बना लीजिए डायग्राम। बना लिया? हो गया? चलिए पहला पैरामीटर क्या आएगा? डेफिनेशन। तो लिखिए इसमें, पॉवर्टी इज डिफाइंड बाय सिंगुलर मेट्रिक। पॉवर्टी इज डिफाइंड बाय सिंगुलर मेट्रिक primarily primarily as shortfall primarily as shortfall in monetary resources, shortfall in monetary resources, and I am multidimensional poverty में poverty is defined as कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। ये कीवर्ड्स याद रखना, एग्जाम में इसी तरह लिखना है, सिंगुलर मेट्रिक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। आए समझ में? पॉवर्टी का कहीं पे भी आ गया, लाइक एसए में ही आ गया, ठीक है, गरीबी पे कोई एसए आ गया पॉवर्टी पे, या आपको पासिंग रेफरेंस डालना है पॉवर्टी का, तो आप इसी तरह डालिएगा कि वहां का पॉवर्टी सिंगुलर मेट्रिक नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। आया समझ में? लाइक द बिहार पॉवर्टी इज नॉट अ सिंगुलर मेट्रिक फेनोमेनन बट इज अ कॉम्प्लेक्स मेट्रिक फेनोमेनन। ठीक है, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, इसलिए इन टर्म्स का मतलब आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए पॉवर्टी उसमें लिख लिया, मल्टी डायमेंशनल का पूरा डेफिनेशन कंप्लीट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी is defined as complex phenomenon encompassing multiple deprivation multiple deprivation। अब आइए फोकस पे। इसका फोकस क्या है? इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड मल्टी डायमेंशनल का क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेजरमेंट पे आइए, मेजरमेंट पे उसका लिखिए पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी गैप, हेड काउंट रेशियो, एंड इसका लिखिए एमपीआई, एचडीआई, वेटेड इंडिकेटर्स। हाँ, वेटेड इंडिकेटर्स हो गया। अब नीचे क्या आएंगे मेजरमेंट के बाद? एडवांटेज, तो लिखिए एडवांटेज। अब आप लोग बताइए यूनिक डायमेंशनली पॉवर्टी निकालने का एडवांटेज क्या है? ओके, और बताइए, पीछे से पार्टिसिपेट करिए तभी जान पाइएगा। एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा आंसर लिखने, आपको खुद लिखना है। ओके, बताइए पीछे से। ओके, डीबीटी ट्रांसफर, और डायरेक्टली डीबीटी ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, और इट्स सिंपल टू कैलकुलेट। आप देख सकते हैं एक पॉवर्टी लाइन खींचे,
सीधे पूछेंगे इतना पैसा कौन खर्च कर रहा है, एंड उसके बाद बता देंगे ये गरीब है ये नहीं गरीब है। अभी मैंने करके दिखाया ना, बहुत इजी टू कैलकुलेट है। तो इसके एडवांटेज में आ गया इट्स इजी टू कैलकुलेट, इट्स इजी टू कैलकुलेट। आप जो बताएं डीबीटी ट्रांसफर वो सही है, बट वो आएगा इम्प्लीकेशंस में, मतलब इसका इम्प्लीकेशन क्या है यूनि डायमेंशनल पॉवर्टी का, कि इस मेथड से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड वही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का देखिए, मैंने एक बार में पता लगा दिया क्लास में कौन कौन अमीर है कौन कौन गरीब है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना में कपड़ा पे कितना खर्च किया, बुक्स पे कितना खर्च किया, खाने पे कितना खर्च किया, पानी पे कितना खर्च किया, एक तो आप सही से बता नहीं पाइएगा, और एक तो है कि बहुत लोग बता नहीं पाएंगे, एंड उतना टाइम लग जाएगा। तो ये क्या है, हार्ड टू कैलकुलेट है या इजी टू कैलकुलेट है? हार्ड टू कैलकुलेट। तो हार्ड टू कैलकुलेट इसका एडवांटेज में आएगा कि लिमिटेशन में आएगा? लिमिटेशन में आएगा। तो इसका जब नीचे वाला पॉइंट लिखेंगे तब लिखेंगे इसका एडवांटेज क्या है, ये कोई मुझे बता सकता है? और एग्जैक्ट वर्ड बताइए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और इट शोज द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। ये आपको पूरा वास्तविक हकीकत बताता है सोसाइटी का, ठीक है, कि कौन जो है किस कारण गरीब आपका है। इसके पास अच्छा खाना नहीं इसलिए गरीब है क्या? क्या इसके पास घर अच्छा नहीं इसलिए गरीब है क्या? मान लीजिए झोपड़ी में मेरे पास है अच्छा खासा पैसा, फिर भी मेरे अगर घर पे पानी आ जाता है या झोपड़ी बार बार टूट जाता है, तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगा? नहीं। एक अच्छा शेल्टर होना एक बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि आप पुअर नहीं है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, आवास योजना ला रही है, एंड इसी सब योजना के कारण इंडिया का जो HCR है वो 5.25% रह गया। मे भी किसी के पास पैसा हो चाहे ना हो, घर जरूर है अब गाँव में, ठीक है। मे भी किसी के पास पैसा हो ना हो, प्रधानमंत्री नल योजना, सॉरी, घर जल योजना से पानी है उसको पीने के लिए, पैसा हो या ना हो, फ्री का स्कूल तो है ना सरकारी, पैसा खाने के लिए हो ना हो, मिड डे में स्कूल से पेट भर खाना तो मिल रहा है, चाहे कैसा भी मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। इंटरनेट की सेवा भारतवाणी योजना से आपको मिल रहा है कि नहीं, भारत नेट प्रोजेक्ट से। तो इसलिए इंडिया की गरीबी बिना पैसा के कारण भी कम हो गई है। ये है एक्चुअल रियलिटी। आया समझ में? तो जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में इंडिया का पॉवर्टी का मतलब एक्चुअल रियलिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बता सकते हैं ना, इन कारण से हमारा जो HCR है वो कम हो गया है, बट द रियलिटी इज अभी भी पैसा की क्या है, कमी है। अब उस पैसा की कमी को जब हम लोग पूरा कर देंगे तब वही क्या हो जाएगा, आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसके एडवांटेज में क्या है, इट शोज द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ पॉवर्टी, एंड इसमें क्या होगा, सिंपल टू कैलकुलेट, हो गया। एंड इसका अब लिमिटेशंस पे आइए, यूनिट डायमेंशनल पॉवर्टी का लिमिटेशन क्या होगा, जो इसका एडवांटेज है उसका लिमिटेशन आ जाएगा, एंड जो इसका एडवांटेज है उसका लिमिटेशन आ जाएगा। आया समझ में? जो एक का एडवांटेज है वो दूसरे का लिमिटेशन है, एंड जो इसका एडवांटेज है इसका लिमिटेशन है। आप गौर करके देखिए, इसका क्या है, सिंपल टू कैलकुलेट, यही ना इसका एडवांटेज है, तो इसका लिमिटेशन में क्या आएगा, हार्ड टू कैलकुलेट। इसका एडवांटेज क्या है, शोज द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, इसका लिमिटेशन क्या आएगा, डज नॉट शो द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ सोसाइटी, ओनली शो द मॉनिटरी मेजर्स, बस, हो गया। यहां तक किसी को डाउट कोई? डाउट हो तो बताइए। डाउट यहां तक किसी को? किसका? बोला तो अभी लॉरेंस का सब पढ़ेंगे उसके बाद ना। यहां तक किसी को डाउट? आप कुछ पूछ रहे थे? 1/3 से ज्यादा? हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, एक जो MPI उसमें 10 आई है, 10 इंडिकेटर्स एंड 3 डायमेंशन है, उस 10 इंडिकेटर्स में अगर 1/3 में आपका 1/3 से ज्यादा स्कोर नहीं आया तब आप गरीब हो जाएंगे।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये सब दूसरा चीज है, वो इसका इंडिकेटर्स थोड़ी हो गया, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स इंक्लूसिव ग्रोथ में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। बताइए कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल, और लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और बताइए मैम। मेरा चेहरा देख रहे हैं, कॉज ऑफ पॉवर्टी बताइए। डिजास्टर और अनएम्प्लॉयमेंट, ये लिख के आइएगा ना, आधा नंबर भी नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, अब ये वाला जमाना गया, मेंस में ब्रॉड में लिखना है। ठीक है, तो पॉवर्टी के कॉजेज में बात करें तो सबसे पहला आएगा हिस्टोरिकल कॉज। कोई लिखिएगा नहीं, समझेंगे उसके बाद। फिर आएगा इकोनॉमिकल कॉज, फिर आएगा सोशल, देन आएगा पॉलिटिकल। अब इन चारों डायमेंशन को फिर हम लोग आगे तोड़ेंगे, तब जाके आप लोग का कंप्लीट होगा। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, वो समझ लीजिए एक मजाक था। अब जो पढ़िएगा वो होगा हकीकत होगा। वेलकम टू मेंस क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग अब थोड़ा अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करिए कि मेंस एक्चुअली है क्या। तो हिस्टोरिकल कॉज पॉवर्टी की बात करें तो सबसे पहले 1793 में एक आपको ब्रिटिश एजेंट था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके द्वारा क्या लाया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट, वो क्या होता था? हाँ, और अब ब्रिटिश के टाइम पे हमने देखा कि जो ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, मतलब जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आता था वो इतना अत्याचारी होता था कि उसके कारण जो फार्मर्स थे वो अपने ही जमीन पे क्या बन गए? टीनेंट्स बन गए। ठीक है, उसके बाद वो अपना मतलब कर चुकाने के लिए, टैक्स देने के लिए आपको पड़ोसी से लोन लेने लगे, फिर भी वो लोन नहीं चुका पाते थे, फिर दूसरे आदमी से लोन लेने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ? वो डेट साइकिल में फंस गए, एंड जो वो डेट साइकिल में फंसे उनका आज तक वो पीढ़ी क्या हुआ है? उभर नहीं पाया है। पॉवर्टी का पहला डेफिनेशन क्या था? इट इज अ सस्टेन्ड और क्रॉनिक डेप्रिवेशन, कभी भी वो शॉर्ट टर्म फेनोमेना नहीं है। तो भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए? 75 ईयर्स। ठीक है, तो उसके पहले से ही लोग क्या होते जा रहे हैं? इसी पॉलिसी के कारण, इसके कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण, डोमिनो इफेक्ट के कारण अभी भी वो गरीबी चलते आ जा रही है बहुत सारे परिवार में। मतलब जो पहले जमींदार लोग थे, इस कारण से वो क्या हो गए? वो गरीब हो गए, एंड उसके बाद भी वो गरीबी चलते आ रही है। तो हिस्टोरिकल कॉज में सबसे पहला क्या लिखेंगे? एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द 1793, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, ये आ गया आपका हिस्टोरिकल कॉज में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका आएगा, इसका नाम सुने? वन वे फ्री ट्रेड। इसका मतलब व्हाट वाज वन वे फ्री ट्रेड? ओके, वन वे फ्री ट्रेड का मतलब, मान लीजिए मैं एक कंट्री हूं, एक आप कंट्री हो गए, आप में यहाँ मेरे यहाँ कोई प्रोडक्ट भेजिएगा तो मैं उस पर थोड़ा सा टैक्स लगाऊंगा, मैं आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट भेजूंगा आप उस पर टैक्स लगाइएगा। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा काम करूं कि मैं आपके यहाँ प्रोडक्ट भेज रहा हूं, ठीक है, उस पर आप क्या करिए? टैक्स लगाइए, और आप मेरे यहाँ जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं उस पर मैं एक भी टैक्स न लगाऊं, इससे क्या होगा? किसको लॉस होगा?
ध्यान से समझिए, जो लोग नहीं समझे ध्यान से समझिए। ए कंट्री एंड बी कंट्री है, ठीक। ए ने अपना प्रोडक्ट भेजा बी को जो कि था 10 रुपया का, और बी ने प्रोडक्ट भेजा ए को तो जो कि था 10 रुपया का। ठीक है, यहां तक कहानी आया समझ में। उसके बाद सेम प्रोडक्ट ए के मार्केट में आपको 12 रुपया में मिल रहा था और बी के भी मार्केट में 12 रुपया में मिल रहा था। आया समझ में, एक ही प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, बी ने बोला मेरे मार्केट में 12 रुपया मिल रहा तो मैं भी इस पे टैक्स लगाऊंगा। 2 रुपया का टैक्स बी ने लगा दिया ए के प्रोडक्ट पे। तो इसने, अब ये प्रोडक्ट इसके मार्केट में कितना का मिलेगा, बी के मार्केट में 12 का मिलेगा, और ए ने बी के प्रोडक्ट पे कोई टैक्स ही नहीं लगाया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको ए के मार्केट में कितना में मिलेगा, 10 रुपया में। ए के मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदा जाएगा, कौन वाला, 10 वाला खरीदा जाएगा। इसके मार्केट में कौन खरीदा जाएगा, दोनों सेम है। उसी तरह इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जितने ब्रिटिश कपड़े इंपोर्ट होते थे उस पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगाया गया। तो इंडिया के जो चरखा से घुमा घुमा के जो कपड़ा बनता था ना, वो था हाई कॉस्ट का। अब ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो कपड़ा आता था वो था बहुत कम दाम का, ऊपर से उस पर टैक्स भी नहीं। तो इंडिया के लोग कौन से कपड़ा को ज्यादा खरीदेंगे, ब्रिटिश कपड़ा को ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि ज्यादा सस्ता हो गया था बिना टैक्स का, ज्यादा सस्ता हो गया। तो सारे लोग ब्रिटिश के कपड़ा को खरीदने लगे और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों, क्योंकि जब इंडिया से वो क्रॉप्स बाहर भेजा जाता था उस पर काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, जिसके कारण वहां पे भी वो नहीं बिकते थे। आया समझ में। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, आपको यहाँ से जो प्रोडक्ट फिनिश जाती थी उस पर वो काफी टैक्स लगा देते थे, और जो वहां से इंपोर्ट करते थे उस पर टैक्स ही नहीं लगाते थे वो, जिसके कारण इंडिया में क्या हो गया, आपको पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। एंड इसी को कहा गया वन वे फ्री ट्रेड। मतलब इंडिया वॉज द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। एंड ये कहा गया कार्ल मार्क्स का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का चरखा तोड़ दिया। द ब्रिटेन हैज डिमोलिश द स्पिनिंग व्हील ऑफ द इंडियंस। इट इज द सेड बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, उनका जो दास कैपिटल बुक था उन्होंने ऐसा कहा। तो जब भी एग्जाम में आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखने को मिले या आपको ये पॉलिसीज लिखने को मिले तो आप कार्ल मार्क्स का कोट आप वहां पे डाल सकते हैं, द ब्रिटेन हैज डेमोलिश द स्पिनिंग व्हील ऑफ द इंडियंस इन द दास कैपिटल बाय द कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो उसी तरह वन वे फ्री ट्रेड हुआ। तो वन वे फ्री ट्रेड जब हुआ तो इसी को कहा गया आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ। एंड जब ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ तो इसे क्या हुआ इंडिया में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आपका क्या, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगा। क्या, पहले इंडस्ट्री में 100 लोग काम कर रहे थे, अब इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया, क्या तो अब तो वो निकाल देगा लोग को, तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा आपका। रुक जाइए, अब जब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, सारे लोग अब बेरोजगार हैं तो कहां चल जाएंगे, एग्रीकल्चर में चले जाएंगे। तो इसी को कहा गया ओवर बर्डनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एंड ओवर बर्डनिंग ऑफ एग्रीकल्चर से आपका हुआ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण अल्टीमेटली क्या हुआ, पॉवर्टी। तो ये तरह का टेबल आपको एग्जाम में बनाना है। आया समझ में, फिर से बता देता हूँ। वन वे फ्री ट्रेड हुआ, हमने देखा, उससे क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया का सारा वेल्थ चला गया कहाँ, फॉरेन में। अब वो हुआ, उसके कारण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंडिया में, भारत में इंडस्ट्री बंद होने लगी, जिसके कारण यहाँ के लोग क्या हो गए, बेरोजगार। अब बेरोजगार लोग हैं तो चल जाएंगे खेती करने। अब जहां पे 2 लोग खेती कर रहे हैं वहां पे 4 लोग और खेती करने आ जाएंगे, और लैंड क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। मतलब आपको 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे 4 क्विंटल राइस मिल रहा है। अब इसी आपको 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में 2 और लोग आ गए, फिर भी मुझे 4 क्विंटल राइस मिल रहा है, तो क्या प्रोडक्टिविटी मेरा बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा। तो क्या हुआ, नेट प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, 0। ठीक है ना, मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। 2 लोग मिलके भी 4 क्विंटल राइस निकाल रहे हैं, 4 लोग मिलके भी 4 क्विंटल निकाल रहे हैं, 10 लोग भी आगे खेत में फिर भी 4 क्विंटल राइस आ रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होते हुए भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रह गया
जीरो। आपके काम से कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, न देश को, न जमीन को, न आपके मित्र को। उसी को क्या कहा गया? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये लोग पहले 2 लोग मिलकर 4 क्विंटल बेचते थे, 100 रुपया 50-50 बांट लेते हैं। अब 4 लोग आ गए, अब कितना बांटेंगे 100 रुपया? 25-25 लोग हो गए ना गरीब। तो ये वाला उतार लीजिए। तो एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है। एंड कॉपी को टेढ़ा कर लीजिए बाय द वे। अच्छा, पहले से 2-3 लोग ने कर लिया टेढ़ा। बीच में कौन बोला था ओवरबर्डनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? आप। ठीक है, तो अब मेंस में आ गए हैं, तो अब हर एंगल को 4-5 तरीके से देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब सिंगल एंगल से काम नहीं चलने वाला है। अब थोड़ा ब्रॉड रखेंगे अपने डायमेंशन से। वन वे फ्री ट्रेड, ड्रेन ऑफ वेल्थ, deindustrialization, unemployment, overburdening of agriculture, disguised unemployment, poverty। हाँ नहीं, फ्लो चार्ट हो गया, वो एग्जामिनर समझ, बाकी पार्ट भी तो होता है क्वेश्चन का। अगर ये सबको एक्सप्लेन करें तो वो सब छूट जाएगा। एंड जो शॉर्ट आंसर आएगा तो आपको बस यही बनाना है, हो गया। मतलब ये सब लिखना है, ये भी नहीं बनाना है शॉर्ट आंसर, बस ऊपर का आपको लिख देना है। वो सबका टेक्निक बताया जाएगा कल से, जब आपकी आंसर राइटिंग करवाई जाएगी क्लास में, तो इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाए आपको सर बताएंगे। क्या हुआ, नींद आ रहा? नींद आ रहा? नहीं। हो गया, चलिए। अब आते हैं इकोनॉमिकल, ये सबका हो गया। अच्छा, उतार रहे पीछे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, मेंस में टाइम कम रहता। एंड अब कोई भी क्वेश्चन हो ना, फ्लो चार्ट थोड़ा बनाना सीख लीजिए। ठीक है, ऐसे भी मैं क्लास में बता दूंगा कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाए। इसको हटा दूं? चलिए, अब आइए इकोनॉमिकल में। इकोनॉमिकल में आएगा स्लो ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1960 टू 1990। एंड इसी को कहा गया हिंदू ग्रोथ रेट विच वाज 3.5%। मतलब 1960 से लेके 1990 में जो आपका भारत का ग्रोथ रेट था वो कितना था? 3.5%। मतलब एक पूरे इंडिया का ही जब ग्रोथ रेट आपका कम है, तो क्या इंडिया के लोगों का ग्रोथ रेट कभी हाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी को टर्म दिया गया था हिंदू ग्रोथ रेट। किसने ये टर्म दिया था? राजशेखर ने। ठीक है, तो उन्होंने ये टर्म दिया एंड बताया कि भारत का जो ग्रोथ रेट है काफी कम स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ हॉस्पिटल बनाना है तो 2 साल में एक हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये बताइए कि अगर 2 साल में एक हॉस्पिटल बन रहा है तो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में कितना भीड़ हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो क्या वो सही से इलाज कर पाएगा? किसी का भी नहीं कर पाएगा। अगर वो सही से इलाज नहीं कर पाया तो क्या जो इंसान इलाज करने गया वो पुअर हो जाएगा कि नहीं? हेल्थ पैरामीटर से हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपका गरीबी वहां से चलती आ गई। ठीक है, क्योंकि आपका ग्रोथ रेट था पूरे भारत का ही कम था। एंड ग्रोथ रेट कम है तो इंडस्ट्री क्या लगेगा? ये बताइए।
नहीं लगेगा। इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो लोग के पास इंप्लॉयमेंट आएगा? नहीं आएगा। लोग के पास इंप्लॉयमेंट नहीं आएगा तो लोग के पास सैलरी आएगा? नहीं आएगा। अगर लोग के पास सैलरी नहीं आया तो क्या वो खर्च कर पाएंगे मिनिमम वेजेस पे? नहीं खर्च कर पाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पुअर। आया समझ में? एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज टर्शियराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। टर्शियराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये पहले पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद इस पे अभी समझाऊंगा। टर्शियराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, टर्शियराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। क्या हुआ? टर्शियराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लिख लिया सबने? अब समझिए, दे आर थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। कौन कौन है वो? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में कितने परसेंट लोग काम करते हैं वर्कफोर्स? नाउ 45%। सेकेंडरी में 35, एंड यहाँ पे टर्शियरी में 28% के करीब लोग काम करते हैं। ठीक है। इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड 18%, इनका 27% एंड इनका 45%। अब यहाँ एक कंसेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लुइस मॉडल के बारे में। ठीक है। लुइस मॉडल क्या कहता है कि पहले जो सोसाइटी है एग्रीकल्चर से डेवलप करती है, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में जाती है, एंड फिर आपको वो टर्शियरी सेक्टर में जाती है। तो इंडिया एंड ब्राजील आर द एग्जांपल एंड द एक्सेप्शन ऑफ द फेलियर ऑफ द लुइस मॉडल। ये दोनों कंट्री ने लुइस मॉडल को अपनाया नहीं था। ये आगे मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे से हम लोग देखेंगे। यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट उसी मॉडल का है। अब भारत में आप देखिए मैक्सिमम वर्कफोर्स कहाँ पे है? एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कितने प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी में? 18% का। मिनिमम लोग कहां पे है? टर्शियरी सेक्टर में। एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर में। अब ये समझिए, जिस फील्ड में सबसे ज्यादा लोग हैं वहां पे सबसे कमाने वाले लोग कितने हैं? सबसे कम। और जिस फील्ड में सबसे कम लोग हैं वहां कमाने वाले लोग कितने हैं? सबसे ज्यादा। ये बात बताइए, मैं, अंशुमन और अविनाश, ठीक है, तीन लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, वो तीनों लड़कियां सेकेंडरी सेक्टर में काम करती है, आप पीछे टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है। हमारी इनकम में 10 रुपया, उनकी इनकम में 50 रुपया, आपकी इनकम में 100 रुपया। सबसे ज्यादा खर्च कौन आदमी करेगा? टर्शियरी सेक्टर। अगर सबसे ज्यादा खर्च हुआ तो सबसे ज्यादा डिमांड फुलफिलमेंट लोग किस सेक्टर का लोग करेगा? टर्शियरी सेक्टर का। जिसमें से डिमांड सबसे ज्यादा आएगा फुलफिलमेंट वहीं का होगा। यहाँ पे डिमांड कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? टर्शियरी सेक्टर। इंडिया में मैक्सिमम डिमांड जनरेट होता है आपका टर्शियरी सेक्टर से। जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर से। बट पॉपुलेशन कितना है? 28%। मतलब अगर किसी जगह पे 10 ही लोग डिमांड कर रहे हैं और किसी कंट्री में 50 लोग डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट का इंडस्ट्री कहां बैठेगा बताइए? किसी कंट्री में 10 लोग डिमांड कर रहे हैं एंड किसी कंट्री में 50 लोग डिमांड कर रहे हैं, एज ए इन्वेस्टर आप कहां पे अपना इंडस्ट्री लगाइएगा? जहां पे डिमांड ज्यादा है। तो जो चाइना है वहां का डिमांड आता है इस सेक्टर से, जो भारत है वहां का डिमांड आता है इस सेक्टर से। इंडस्ट्री अभी प्रेजेंट में कहां पे है? चाइना में कि इंडिया में? चाइना में। क्यों? क्योंकि वहां का जो मैक्सिमम डिमांड आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो जिस दिन भारत का
एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड जनरेट करना स्टार्ट कर दे, समझ जाइए इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब पेस पकड़ लेगा। और इंडिया में डिमांड कहां से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर से, जहां पे सबसे कम लोग हैं, ठीक है, काफी कम लोगों के पास इनकम है, तो वही कम लोग खर्च करेंगे एंड बाकी के लोग क्या करेंगे? खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया का यही कंसेप्ट है, टर्शियराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर का अफेक्ट हो जाना, इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण टर्शियरी सेक्टर का हो जाना, इसी को कहा जाता है टर्शियराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। आया समझ में? तो इसके कारण क्या हो रहा है? आपका डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही है, एंड जहां डिमांड जनरेट नहीं होगी उसको फिलफिलमेंट के लिए सप्लाई नहीं आएगा। आया समझ में? तो भारत का ग्रोथ किसके कारण हैम्पर कर रहा है? टर्शियराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया भारत के ग्रोथ का एक कॉज लिखिए, पॉवर्टी का कॉज लिखिए, नंबर 1 आपके कॉपी में मैं ये देख सकता हूं, टर्शियराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब समझिए, अब आपका इतना परसेंटेज तो ग्रोथ हो रहा है भाई, ठीक है, तो ग्रोथ तो हो रहा है, बट क्या यहाँ पे सब लोग जॉब ले पा रहे हैं? क्या सबके पास स्किल है कि वो टर्शियरी सेक्टर पे चल जाए? नहीं जा रहे हैं ना, बहुत कम लोग के पास है वो स्किल। क्या आप लोग अभी चल जाइएगा कोडिंग करने? नहीं जा पाइएगा, पर ग्रोथ तो भारत में हो रहा है, जॉब नहीं जनरेट हो पा रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा? जॉबलेस ग्रोथ। ऐसा समझ में? जॉबलेस ग्रोथ का फिनोमिनल, ग्रोथ तो है बट जॉब के बिना। ग्रोथ किससे ड्रिवन हो रहा है? टर्शियरी सेक्टर। अगर इसी के कारण अगर हम सेकेंडरी सेक्टर से ग्रोथ जनरेट करवाना स्टार्ट कर दे, तो सेकेंडरी सेक्टर अगर हमारा डिमांड देने लगे, तो कि यहाँ पे खूब इंडस्ट्री बैठेगा, तब क्या करिएगा? तब आपका इंडिया में ग्रोथ होगा जॉब के साथ, क्योंकि यह इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोग लगते हैं काम करने के लिए। तो जिस दिन हमारा ये ग्रो करेगा उस दिन जॉब के साथ ग्रोथ होगा, एंड ये हमारा अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है जहां पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या? पैसे यहाँ लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, मैन पावर की जरूरत नहीं है। आया समझ में? जॉबलेस ग्रोथ का फिनोमेनन एंड टर्शराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। पक्का? चलिए, तो यहीं पे रोक दो क्लास की, कंटिन्यू करो? आज रहने दो, ठीक है। तो यहां तक आया समझ में? किसी को कोई डाउट? पक्का? तो नेक्स्ट क्लास में फिर से यहां से हम्म 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 तो डेवलपमेंट तो हो रहा है बट जॉब ही नहीं मिल पा रहा है ना। अगर किसी को आपको पॉवर्टी से निकालना है तो उसे तो पैसे चाहिए सबसे पहले, सबसे पहला मेजर यूनिट डेमोस्ट्रेशन वही है ना, तो उसके लिए तो उसको जॉब देना पड़ेगा ना एटलीस्ट। तो इसलिए यहाँ जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है ना, ये पैसा बना रहा है बट खुद के लिए बना रहा है, ठीक है, इसलिए। बट यही अगर पैसा बनाएगा तो ये 10 लोग को जॉब देने के लिए बनाएगा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। कल आपकी पहले आंसर राइटिंग की क्लास भी होगी, तो थोड़ा आज वाला क्लास पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एंड घबराइएगा नहीं, आंसर राइटिंग में ज्यादा से ज्यादा 0 नंबर आएगा, यही आएगा ना। फिर 0 नंबर आपने सरवाइव कर लिया तो 1.5 नंबर 2 नंबर करते करते ही बढ़ेगा। एक दिन में किसी को 20 नंबर नहीं आता है भाई। हाँ, नहीं, इसके बारे में समझ, इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जब लुइस मॉडल करेंगे ना तब। यहाँ पे पासिंग रेफरेंस इसका आएगा ओवर टी में, ठीक है। चलिए।